हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन को। इससे इससे पहले दोनों लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन होता क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। जिन्होंने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पहले वो दोनों लेक्चर देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, एक बात और है कि इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हो सकता है लास्ट वाले पोर्शन में थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब है, तो उसको आप लोग एयरफोन लगा के सुनेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए, और नहीं भी होगा तो उसका हाफ पोर्शन तक वॉइस अच्छी है तो उतने में आपके लिए सफिशिएंट, उतने में आपका काम चल सकता है। पता नहीं वो लास्ट का पोर्शन कैसे डिस्टर्ब हुआ, मुझे मुझे आज तक मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। माइक चालू था, सारी चीजें क्लियर थी, फिर भी डिस्टर्ब हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ, वो समझ में नहीं आया है। लेकिन चलिए, उसका आधा पोर्शन भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उस आधे पोर्शन में आपको पता चल जाएगा कि रेंज कैसे निकालनी है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक नाम और भी है, सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? मान लो जी आपका क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है। मैपिंग मेथड से समझेंगे। इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। यहाँ पे क्या है आपका, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। थोड़ा सा दूर दूर लिख दो, जैसे वन है, टू है, थ्री है और फोर है। चलिए थोड़ा मैपिंग बना दो। जैसे ए ने टू के साथ मैपिंग बनाई, सी ने वन के साथ बनाया, बी ने फोर के साथ बनाया, डी ने टू के साथ बनाया और ई ने थ्री के साथ बनाया। ठीक है। अब इस मैपिंग में देखेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं जिन्होंने पेयर बनाता है वो डोमेन में चला जाता है। तो ए, बी, सी, डी एंड ई, जी आपका क्या है, डोमेन है। और जो कोडोमेन होता है, क्या होता है आपका, कोडोमेन। कोडोमेन में दूसरा वाला सेट पूरा आता है, चाहे वो पेयर में हो या पेयर में ना हो। मान लो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होता जिन्होंने पेयर नहीं बनाया तो वो भी कोडोमेन में जाता। तो कोडोमेन में क्या जाएगा आपका, वन जाएगा, टू जाएगा, थ्री जाएगा और फोर जाएगा। ठीक है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो दूसरा वाला सेट है, सेकेंड वाला सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसपे कोई पेयर ना बना हो। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पेयर ना बना हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखो, अगर वो फंक्शन है तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट पेयर बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने फंक्शन में बताया था कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता है। अच्छा, अब उसके टाइप देखना है। तो टाइप में क्या है कि टाइप में जो भी बदलाव होगा वो दूसरे वाले सेट के साथ होगा। तो ऑन टू की पहचान क्या है कि जो दूसरा वाला सेट है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट ब्लैंक ना हो, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, जैसे वन का भी कहीं ना कहीं पेयर है, टू का भी किसी किसी के साथ पेयर बनाया है, थ्री का भी किसी न किसी के साथ पेयर बनाया है और फोर का किसी न किसी के साथ पेयर बना हुआ है, तो इसका किसी न किसी के साथ पेयर तो बना ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो मैपिंग में हम देख सकते हैं कि अगर सेकंड वाला, अगर मैपिंग के जरिए समझना है और सेकंड वाले सेट में भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो आपका वन टू में चला जाता है। अच्छा, एक चीज और समझना है यहाँ पे। एक तरीका तो ये हो गया मैपिंग से, और मैपिंग से अगर बात क्लियर नहीं हो पा रही तो आप लोग एक काम करेंगे कि उस मैपिंग का रेंज निकालें। क्या निकालें? रेंज निकालें। जब उसके रेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे, बेटा समझना गौर से, रेंज में क्या करेंगे कि जिन जिन एलिमेंट का पेयर बनता है वो रेंज में जाता है। तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। तो अगर देखा जाए इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई पेयर बना है। तो रेंज जो कोडोमेन होता है, सॉरी, जो कोडोमेन होता है उसमें दूसरा वाला सेट पूरा लिया जाता है। रेंज में दूसरे वाले सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जिन पे पेयर बना है। तो यहाँ तो सारे के सारे एलिमेंट पे पेयर बनाए, तो रेंज में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब रेंज और कोडोमेन कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो ऑनटू की पहचान है, अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर है। मैंने क्या बोला, अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर है तो वो फंक्शन कैसा होगा आपका, ऑनटू होगा। क्या होगा आपका, ऑनटू होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब कोई फंक्शन है रियल से रियल में। ठीक है, वो फंक्शन दिया है कितना आपका, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जो पहला वाला सेट है वो डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जो दूसरा वाला सेट है वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो जो सवाल होता है उसमें डोमेन और कोडोमेन तो पता ही होता है, लेकिन डोमेन से मुझे मतलब ही नहीं है। हमें केवल यहाँ पे ऑनटू को चेक करने के लिए दो चीजें चाहिए, कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन से मतलब नहीं है मुझे, किससे मतलब है, कोडोमेन से और रेंज से। मान लो अगर ये सवाल है और तुम्हें
कह दिया जाए कि आप लोग इसको चेक करिए कि जो onto है या नहीं है। तो देखो जो दूसरा वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है, ठीक है। तो कोडोमेन आपको सवाल में दिया जाएगा और जो फंक्शन होगा उससे हम लोग निकालेंगे रेंज। अभी आप सवाल लगाएंगे तो बताएंगे कैसे निकालना है। उससे हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज। और फंक्शन का कोडोमेन और रेंज अगर बराबर आ जाता है किसी फंक्शन में, कोडोमेन और रेंज कैसा आ जाता है, बराबर आ जाता है। कोडोमेन और रेंज अगर बराबर आ जाता है तो फंक्शन onto की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर किसी फंक्शन का onto अथवा सर्जेक्टिव अगर मुझे चेक करना है तो उसका कोडोमेन, कोडोमेन बराबर किसके होना चाहिए, रेंज के। तो अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर है, किसी फंक्शन का कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है, तो वो फंक्शन क्या होता है, onto या सर्जेक्टिव, कुछ भी बोल सकते हो, सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो आई होप क्लियर होगा। हमको करना क्या है, आपको जब फंक्शन दिया जाएगा तो फंक्शन में कहीं, फंक्शन में आपको कोडोमेन गिवन होगा, हम केवल फंक्शन में रेंज निकालेंगे और रेंज अगर कोडोमेन बराबर आ जाता है तो फंक्शन को हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव या फिर onto फंक्शन। तो आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं इनटू फंक्शन। अब देखो इनटू फंक्शन क्या होता है आपका, देखो इसको भी मैपिंग से समझेंगे। मान लो जिस सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये आपका सेट बी है जिसमें है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है। जैसे ए जुड़ा है 2 से, सी जुड़ा है 2 से, बी जुड़ा है 4 से और डी जुड़ा है 5 से, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें भी वही फंडा है, रेंज और कोडोमेन वाला। हम लोग क्या करेंगे, जो बी वाला जो सेट दूसरा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या है आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। और रेंज में क्या आएगा आपका, बी सेट के वो एलिमेंट जिनने पेयर बनाया या जिस पर पेयर बना है। तो पेयर किस पे बना है, 2 पे बना है, 3 पे बना है, सॉरी 3 4 पे बना है और 5 पे बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल हो गया। अच्छा, जब कोडोमेन और रेंज बराबर था तो उसको बोला onto, जब कोडोमेन और रेंज बराबर था तो उसको बोला onto, और जब बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर है तो onto बोला जाता है, और जब बराबर नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन बोला जाता है। चलिए अच्छा, और मैं अगर मैपिंग से समझना चाहूँ तो ऐसे समझ सकती हूँ, सेट बी में मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा हो, मिनिमम एक, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा हो जिस पर कोई पेयर ना बना हो। देखो onto में क्या था कि बी के सारे एलिमेंट पर, जो सेकंड वाला सेट था उसके सारे के सारे एलिमेंट पर कोई ना कोई पेयर बना था, मतलब कोई भी खाली नहीं था, तो वो onto में चला गया। और जब बी सेट में एलिमेंट खाली हो जाए, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो जिन पर कोई पेयर ना बना हो, कोई भी पेयर ना बना हो, तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, इनटू की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो इनटू में क्या देखना है कि जो बी सेट है, मैपिंग मेथड में, मैपिंग से समझना पहले। मैपिंग में क्या होता है कि जो बी सेट होता है उसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो खाली होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दो एलिमेंट खाली है, एक खाली है और तीन खाली है, तो मिनिमम एक खाली होना चाहिए, एक से ज्यादा भी एलिमेंट खाली हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, और वैसे अगर देखा जाए कोडोमेन और रेंज, देखो अगर आपको रेंज निकालना आता है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें कोडोमेन तो होगा ही, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको पास होगा तो उसमें लिखा रहता है एफ सच दैट, एफ एक फंक्शन है कैसा है, रियल से रियल में, या बोल दिया जाए नेचुरल से नेचुरल में, या रियल से नेचुरल में, या नेचुरल से रियल में, या इंटीजर से इंटीजर में, मतलब कुछ भी हो सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर से सॉरी इंटीजर में, या पॉजिटिव रियल से नेगेटिव इंटीजर में, मतलब कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से आपको लिखा रहता है। तो जो दूसरा वाला सेट होता है, दूसरा वाला जो सेट होता है, जैसे आर से आर में, तो दूसरा वाला सेट क्या हुआ, आर हुआ। यहाँ पे एन से एन में, तो दूसरा वाला सेट क्या हुआ, एन हुआ। तो जो दूसरा वाला सेट होता है वो कोडोमेन में चला जाता है, और जो सवाल दिया जाता है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। अब कोडोमेन हमने निकाला, रेंज आपको सवाल में गिवन होगा, रेंज आपको सवाल में, सॉरी कहाँ चले जाते हैं हम बीच बीच में, कोडोमेन गिवन होगा, रेंज हम निकालेंगे, कोडोमेन गिवन होगा, रेंज हम निकालेंगे। तो कोडोमेन और रेंज अगर बराबर है तो onto, और बराबर नहीं है तो इनटू। फिर से सुनो, कोडोमेन और रेंज बराबर है तो onto, और बराबर नहीं है तो इनटू, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपसे जब मैंने रेंज आपको पढ़ाया था, कि रेंज का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अगर आपको टाइप ऑफ फंक्शन सीखना है तो रेंज का बेइंतहा तरीके से इसका यूज है,
ठीक है ना। तो आप लोग एक काम तो करना ही है कि रेंज अगर नहीं आता है तो प्लीज 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 आप लोग को रेंज को बहुत अच्छे तैयार करें। ठीक है, क्योंकि मजा इस टॉपिक में तभी आएगा जब आपका रेंज बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनटू फंक्शन, बस इतना याद रखना है। वन टू में कोडोमेन रेंज बराबर था, इनटू में कोडोमेन रेंज बराबर नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इनटू फंक्शन। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए पहले तो इसका। देखो अगला है आपका ऑन वन फंक्शन अथवा इंजेक्टिव फंक्शन। इसके भी दो नाम है। जैसे देखा हुआ कोई इंसान है, अब उसको घर पे पता चले चिन्नू बुलाते हैं, स्कूल का नाम मनमोहन है, या घर पे छोटे राजा बुलाते हैं तो स्कूल का नाम पता चले रोहित है। मतलब एक कहने वाली बात है। तो मतलब कभी कभी किसी इंसान के दो नाम भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही इस फंक्शन के भी कितने नाम है, दो नाम है, ऑन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो पहले तो इसको मैपिंग से समझेंगे। मैपिंग में क्या, अच्छा इसके दो दो चीज समझना है यहाँ से, मुझे वन वन भी समझना है और यहीं पे हम समझाएंगे आपको मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन इसका एक ही नाम है, बड़ी लंबी बात है। इसमें मतलब दो हो रही है, किसी के दो नाम है, किसी के एक नाम है। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, जैसे मान लो कोई सेट ए है और यहाँ पे सेट डी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है आर जे एम, यहाँ पे है कितना, 2 4 6 8। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल तो दे दिया मैंने आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके पास जे है और एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं। जे सेट ए है और जे सेट आपका बी है। जे सेट आपका क्या है, बी है। इसमें भी दे दो आर जे एम, और यहाँ पे दे दिया मैंने कितना, 1 2 3 4। ठीक है, अब वन वन को समझेंगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूँ, वन वन फंक्शन की। ठीक है, और इसमें मैं एग्जांपल लूंगा किसका, मैनी वन फंक्शन का। मैनी वन फंक्शन का। ठीक है, वन वन में क्या होता है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो। एक इनपुट का एक ही आउटपुट, मतलब इस सेट ए का एक एलिमेंट केवल एक ही पेयर बनाए। जैसे आर ने किससे बनाया, 4 से, जे ने किससे बनाया, 2 से, एम का किससे बना, 8 से। तो कहने का मतलब हुआ अगर मैंने किसी फंक्शन में आर इनपुट किया तो आउटपुट केवल 4 आया, जे इनपुट किया तो आउटपुट केवल 2 आया, एम इनपुट किया तो आउटपुट 8 आया। तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है। जब एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आए, इनपुट एक आउटपुट एक, इनपुट बदला आउटपुट बदला। जैसे इनपुट आर से क्या हुआ, ये हुआ तो 2 पे चला गया, एम हुआ तो 8 पे चला गया। तो अलग अलग इनपुट का अगर अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट है, तो उसे बोला जाता है वन वन फंक्शन। मैनी वन में क्या होता है कि मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का आउटपुट सेम आ जाए। जैसे मैंने देखा आर ने 2 से पेयर बनाया और एम ने भी 2 से पेयर बनाया और जे ने किससे बनाया, 4 से बनाया। तो यहाँ पे देखा जाएगा इनपुट आर किया तो पेयर 2 पे बना, इनपुट एम किया तब भी पेयर 2 पे बना। तो एक से ज्यादा एलिमेंट का आउटपुट अगर एक ही आने लगे, मतलब एक ही एलिमेंट पर आने लगे, तो उसको बोला जाता है मैनी वन। या ऐसा समझ सकते हैं, मैनी का मतलब था बहुत। तो बहुत का एक के साथ पेयर, मैनी वन, बहुत का एक से, बहुत का एक से, मतलब मैनी का एक के साथ। मैनी का मतलब एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक के साथ पेयर बनाए तो उसको बोला जाता है मैनी वन। और वन वन का मतलब होता है एक एलिमेंट केवल एक ही पेयर बनाए, एक एलिमेंट केवल एक ही पेयर बनाए तो उसे बोला जाता है वन वन फंक्शन। बात क्लियर है ना। तो मैपिंग से तो क्लियर होगा, एक एलिमेंट एक ही पेयर बनाएगा तो उसे वन वन बोलेंगे। और एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट मैंने क्या बोला, एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही पेयर बनाए तो उसे क्या बोला जाएगा, मैनी वन बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसको समझते हैं न्यूमेरिकल मेथड में हम कैसे करते हैं, थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो इसके वर्किंग रूल जो आपका बोर्ड में लगाने के लिए है आपके पास, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको थ्योरिकली आपको एग्जामिनर को समझाना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, मान लो कोई फंक्शन है ए से बी में, कोई सेट ए है, ए से बी में कोई फंक्शन है। तो उसको लगाने का तरीका क्या है कि इसमें हम लोग दो एलिमेंट मानते हैं, x1 और x2, दोनों के दोनों एलिमेंट सेट ए में मानना है। सेट ए मतलब पहले वाले सेट में हमने कोई दो एलिमेंट माने कि पहले वाले सेट में कोई दो एलिमेंट हैं, और उन दोनों एलिमेंट के लिए, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन के मान बराबर है। एफ एक्स वन बराबर कितना हो जाए, एफ एक्स टू। बोथ इम्प्लाइज, इसी के आगे लिखा है
x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि नहीं, दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट अननोन है, अभी मुझे पता भी नहीं है, और दोनों के दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में मान लिए मैंने कि जो अननोन एलिमेंट हमने माने हैं वो पहले वाले सेट में, अगर पहले वाले सेट में नेचुरल है तो दोनों नेचुरल होंगे, अगर पहले वाला सेट रियल है तो दोनों रियल होंगे, पहला वाला इंटीजर है तो दोनों इंटीजर होंगे, पहला वाला रेशनल है तो दोनों एलिमेंट रेशनल होंगे। तो दोनों के दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में है, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन को हम बराबर करेंगे। फंक्शन को बराबर करने के बाद, फंक्शन को बराबर करने पर अगर x की वैल्यू बराबर आ जाती है, x की वैल्यू बराबर आ जाती है, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पहला इनपुट मान लो मैंने क्या किया, r है, दूसरा j है, तो मैंने यहाँ पे r इनपुट किया तो कहाँ बना 4 पे, और j इनपुट किया कहाँ बना क्या 2 पे। लेकिन मैंने क्या किया, r और j की इनपुट अगर समान, सॉरी आउटपुट समान है, ये क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट होती है, जब हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा ना, तो ये क्या है, आउटपुट। आउटपुट समान तभी हो सकते हैं वन वन में जब दोनों एलिमेंट कैसे हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4 पर पेयर केवल तभी बनेगा जब पहला एलिमेंट भी आर हो, दूसरा एलिमेंट भी आर हो, मतलब x1 x2 दोनों कैसे हो रहे हैं, बराबर, तभी जाके पेयर कहाँ बनेगा, 4 पे बनेगा, क्योंकि दोनों आउटपुट समान है ना। पेयर 2 पे तभी बनेगा जब दोनों एलिमेंट, दोनों बार एलिमेंट किस क्या डाले जाए, जे डाले जाए। पेयर 8 पे तभी बनेगा जब दोनों बार, मतलब पहली बार में भी दूसरी बार में भी क्या इनपुट डाला जाए, एम डाला जाए। कहने का मतलब हुआ, उन्होंने का कहने का मतलब हुआ कि किसी फंक्शन को वन वन तभी बोलेंगे कि अगर किसी दो एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो वो दोनों एलिमेंट भी आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, उन्होंने कहा एफ सच दैट एन टू एन, इसका मतलब क्या है, कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन है, और फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स बराबर 2x+1। अब मुझे चेक करना है जो वन वन है, तो मैंने क्या बोला, सबसे सिंपल फंडा है कि मैं दो एलिमेंट मानूंगा x1 और x2, दो एलिमेंट माने मैंने x1 और x2। ठीक है, वो दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो पहले वाले सेट में है, तो पहला वाला सेट क्या है, नेचुरल है, तो दोनों के दोनों नेचुरल है, दोनों के दोनों कैसे हैं, नेचुरल है। अब दोनों के दोनों नेचुरल हैं, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स वन बराबर क्या करूंगा, एफ एक्स टू। अब इन दोनों एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू को बराबर मानूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखूंगा, एफ एक्स टू एक्स प्लस वन है, तो एफ एक्स वन क्या होगा, जब एफ एक्स टू एक्स प्लस वन है तो एफ एक्स वन हो जाएगा 2x1+1, यहाँ पे हो जाएगा 2x2+1, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, x1 बराबर आ गया आपका x2। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने फंक्शन को बराबर कब किया, x1 और x2 पे, और फंक्शन को x1 x2 पे बराबर करने पर x1 और x2 भी बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है वन वन को चेक करने के लिए कि जो पहला वाला सेट है, जो पहला वाला सेट है उसमें कोई दो एलिमेंट लेट कर लो कि दो कोई एलिमेंट उस पहले वाले सेट में है, उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू को बराबर करेंगे। फंक्शन के एलिमेंट को कैसा करेंगे, सॉरी फंक्शन को कैसा करेंगे, बराबर करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। इसके बाद एफ एक्स की सहायता से एफ एक्स वन निकालेंगे, एफ एक्स की सहायता से एफ एक्स टू निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन होता है वन वन। अगर मान लो बाई द वे मैं यहाँ बताऊंगा आपको, बाई द वे अगर यहीं पे बात आ जाए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, अगर देखो दोनों बराबर थे, दोनों बराबर थे, तो मैंने क्या बोला कि आप लोग उसको क्या बोलेंगे, बनमन, क्या बोलेंगे, बनमन। अगर बराबर नहीं है तो इसको बोल देंगे मैनी वन, क्या बोलेंगे, मैनी वन। क्लियर है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आउटपुट दो है, आउटपुट दो है, अब वो दो आउटपुट कब मिला, आर पे मिला और एम पे मिला, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन के मान बराबर हैं तो एक्स के मान भी बराबर। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए एफ आर, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात, यहाँ पे ये फंक्शन है तो यहाँ पे एफ आर का मान कितना है, दो है, और यहाँ पे देखा जाए एफ एम का मान भी कितना है, दो है। तो देखो दोनों के लिए फंक्शन बराबर है, लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी बराबर नहीं है, ये एक्स वन और ये एक्स टू है, ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर कब नहीं होगी, जब फंक्शन किसका होगा, मेनी बनी का होगा। बात समझ में आ रही नहीं है, तो आप लोग केवल इतना समझ लो, थोड़ा सा थ्योरिकली है, थोड़ा सा लगेगा कि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लो, मतलब धैर्य से समझो, आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन बराबर है और x की वैल्यू बराबर आ जाती है तो वो वन वन में जाता है, फंक्शन बराबर होने पर x की वैल्यू बराबर नहीं है तो वो मैनिबल में चला जाता है। किसमें चला जाता है, मैनिबल में। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, एक तरीका इसका और भी है,
एक तरीका क्या है, ग्राफिकली थोड़ा इसका तरीका है कि ग्राफ से भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैंने भी आपको 4 चीजें बताई। वन टू में क्या बोला मैंने, कोडोमेन और रेंज बराबर हो, इनटू कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो। वन वन फंक्शन को बराबर करने पर अगर एक्स की वैल्यू बराबर है तो वन वन, फंक्शन को बराबर करने पर एक्स की वैल्यू बराबर नहीं है तो मेनी वन। तो मैंने चार टाइप आपके साथ डिस्कस की, वन वन, वन टू, सॉरी वन वन इंटू वन वन इंटू वन टू और मेनी वन, ये मैंने चार टाइप आपके साथ डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा नाम ऑड लगेंगे बोलने में, लेकिन एक दो बार जब इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, नाम अच्छे लगने लगेंगे। जैसे वन वन को हिंदी में बोलते हैं एक एकी या एक एक फलन। मेरी वन को बोलते हैं बहु एक, वो वाली बहू नहीं जो घर पे होती है, मतलब बहू को मतलब बहुत से है यहाँ पे। ठीक है, ऑन टू को बोला जाता है अक्षादक, ऑन टू को बोला जाता है अक्षादक, और इंटू को बोला जाता है अंतरछेदी। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मुझे और बताने लायक लग रही है, क्या रुक जाइए अभी। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको एक मेथड से और बताऊंगा आपको। एक मेथड कौन सा है वो और सुनेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है, मैंने क्या बोला, अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है, जैसे मैं बहुत सिंपल से ग्राफ की बात करूँ, जैसे आपको पता है, जैसे बाई बराबर है एक्स स्क्वायर, ये आपका एक पैराबोला का ग्राफ है। बाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक प्रकार का पैराबोला है। ये एक प्रकार का क्या है, पैराबोला है। ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है, क्लास 11th में ग्राफ है, फंक्शन वाले चैप्टर में है, पांचवी यानी चौथी एक्सरसाइज में, तो वहां से देख सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज है, और उस ग्राफ में अगर एक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स की क्षैतिज एक्स के हॉरिजॉन्टल ना बोल के पैरल बोल दो, एक्स एक्सिस के पैरल, ये तो एक्स एक्सिस है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करे, ग्राफ को एक से ज्यादा बार क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो कोई भी, जैसे इस लाइन ने दो बार इंटरसेक्ट किया, इस लाइन ने भी दो बार इंटरसेक्ट किया, तो अगर किसी ग्राफ में अगर गौर किया जाए, कोई भी लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करती, तो ऐसे फंक्शन को, अब जैसे आपको पता है ये बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं फंक्शन के रूप में क्या बोलूंगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स को ही तो बाई बोलते हैं। तो मैंने देखा कि इस ग्राफ में देखा जाए, तो मैंने एक्स के समांतर जब रेखाओं को खींचा, तो वो उसका जो प्रतिच्छेदन हुआ वो एक से ज्यादा बार हुआ, और जहाँ पे प्रतिच्छेदन एक से ज्यादा बार होता है उसे बोला जाता है मेनिमन। क्या बोला जाता है, मेनिमन। अब मान लो कोई रेखा है आपकी बाई बराबर एक्स, ये किसका रूप है, बाई बराबर एम एक्स का। लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाली जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, ऑरिजिन से होकर जाती है। तो अगर मैं ये इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, मूल बिंदु से आ रही है। अब मैं एक्स के समांतर कितनी भी रेखाएं खींचूं, एक्स के समांतर में कितनी भी रेखाएं खींचूं, एक ही बार प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक ही बार प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जे वाला जो फंक्शन होगा वो मेनली वन, सॉरी वन वन होगा, सॉरी वन वन, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उन्होंने एक जगह काटा है ग्राफ को, कितनी जगह काटा है, एक जगह। ठीक है, और एक से ज्यादा बार, दो बार काटे चाहे चार बार काटे चाहे फिर 50 बार काटे, अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो मैनी वन में जाता है, वो केवल एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो वन वन में जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नॉर्मली जनरली मैं साइन के ग्राफ की बात करूं, इस प्रकार से बनेगा साइन का ग्राफ। ठीक है, और साइन के ग्राफ, अभी देखो मैंने एंगल फिक्स नहीं किया, अगर मैं एंगल फिक्स कर दूं तो बात अलग है। अभी क्या है कि मैंने नॉर्मली बाई बराबर साइन एक्स लिखा है यहाँ पे, अब एंगल तो फिक्स नहीं है तो वो तो बनता जाएगा, 0 90 वो तो बनता जाएगा, 360, मतलब अगर चाहो तो वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, एक्स से समांतर रेखाएं खींचूं, तो उसका इंटरसेक्शन कितनी जगह हो रहा है, एक से ज्यादा बार हो रहा, नहीं हो रहा, उस ग्राफ पे इंटरसेक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा, नहीं हो रहा, एक से ज्यादा बार इंटरसेक्शन किसी भी रेखा कर रहे हो, जैसे इसका 4 बार हुआ, इसका भी 4 बार होगा, तो इंटरसेक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा है, जब एक से ज्यादा बार इंटर, अभी कंटिन्यू चलेगा ये तो, कंटिन्यू चलेगा, आगे जगह नहीं है, तो वो तो और भी ज्यादा बार इंटरसेक्शन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनिमल। क्या बोलेंगे, मैनिमल। हाँ, लेकिन कभी बार साइन का ग्राफ बनमन भी हो जाता है। अच्छा बनमन कब होगा, उसका भी रीजन है। जैसे बनमन होगा अगर मैं साइन का ग्राफ कितना बनाऊं, मैं साइन का ग्राफ बनाऊं 0 से लेके 90 तक, कितना बनाऊं, 0 से लेके 90 तक। जैसे बाई बराबर कितना है, साइन एक्स है, वो कितना है, 0 से पाई बाई 2 से, कितना है, वन से जीरो। मान लो कि आपको ग्राफ कहाँ, डोमेन कितना है, 0 से 90 है, तो जो ग्राफ है वो 0 से 90 तक ही बनेगा,
जो ग्राफ है वो 0 से 90 तक बनेगा। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बन के रह जाएगा साइन का। लो इतना बनेगा आपका, ये हो गया साइन का ग्राफ 0 से 90 तक। भाई वापस तो आना नहीं, 180 तक तो बोला नहीं। अब मैं यहाँ पे एक्स के समांतर कितनी भी रेखाएं खींचूं, कितनी जगह इंटरसेक्ट हुआ, एक जगह हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में थोड़ा सा गौर करना पड़ता है कि वो ग्राफ पूरा कंटिन्यू लेना है, क्योंकि उसमें अगर जब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो मैं तो कंटिन्यू लूंगा, क्योंकि उन्होंने एंगल ओपनली बोला नहीं है। या आप ऐसा बोल भी दें जैसे उन्होंने बोल दिया एफ सच दैट रियल से रियल, अब रियल एंगल तो खत्म होंगे ही नहीं, वो तो चलते जाएंगे 90, 180, 260, 270, 360, 450, 540, वो तो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो जब कंटिन्यू चल, भाई रियल बोल दिया तो रियल तो वो कंटिन्यू चलेगा ना। और जब वो कंटिन्यू चलेगा तो ग्राफ बनता चला जाएगा, और जब बनता चला जाएगा तो ग्राफ का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक से ज्यादा बार हो जाएगा। तो ग्राफ में अगर इंटरसेक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा है तो उसको मैं कह सकता हूँ मिनिमम। किसका इंटरसेक्शन? एक्स के समांतर किसी भी रेखा का, एक्स के समांतर किसी भी एक रेखा का, ये नहीं कि सारी सारी रेखा, कोई भी अगर एक भी रेखा है वो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करती है तो वो मैनीवन में चला जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ में क्या बोला कि 0 से लेकर 90 तक ही ग्राफ बनाना था, 0 से लेकर 90 तक ही ग्राफ बनाना था। अब 0 से लेकर 90 तक बनाना है, 0 से लेके कहाँ तक? 90 तक। तो 0 से लेके 90 तक क्या बनाए, एक मतलब इतना ही लूप जाएगा ना, केवल 0 से लेके 90 तक। तो यहाँ पे कोई भी रेखा खींचेंगे एक ही बार इंटरसेक्शन होगा तो ये वन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है, अगर आप लोग बहुत जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो कितना अच्छा रहेगा कि आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में फंक्शन में ग्राफ का बड़ा रोल है। अगर आप लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से, ग्राफ वाला कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 11th की बुक में 5-6 ग्राफ दिए गए हैं, वो 5-6 तैयार कर लो। आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा हुआ है, रेखाएं पढ़ी हुई हैं, सर्कल पढ़ा हुआ है, टेक्नोमेट्रिकल ग्राफ आप लोग जानते हैं, इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल ग्राफ आप लोग जानते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, इतने ग्राफ से आप लोग अपने 12th लेवल के क्वेश्चन को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाद बाकी जिसका ग्राफ ऐसे आप लोग नहीं भी जानते तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में एक तरफ क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और आप लोग यहाँ पे इनपुट डालेंगे, वाई की वैल्यू भी लेके उन पॉइंट को मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाना आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप लोग फंक्शन का मिनिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी ग्राफ को कोई भी रेखा, कोई भी रेखा एक जगह काटती है, एक्स के समांतर रेखा, रेखा भी कौन सी होनी चाहिए? एक्स के समांतर। अगर वो एक जगह काटती है, कोई भी रेखा, मतलब जितनी भी रेखा है वो सारी सारी रेखाएं एक ही जगह काटे, मतलब कोई भी रेखा एक से ज्यादा बार ना काटे, तो बन होगा। और कोई भी अगर किसी भी रेखा ने एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर लिए तो वो मैनी वन में चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसी फंक्शन में कहूँ, जैसे मैं वन पे देखूंगा और जैसे मान लो यहाँ वन और ये माइनस वन है, तो वन पे क्या मिला? वन, और माइनस वन डालने पर भी कितना मिला? वन मिला। तो यहाँ पे वन और माइनस वन दोनों वैल्यू डालने पर आपका पेयर बन के साथ ही बना है। पेयर, अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने टू डाला और यहाँ पे -2 डाला, तो 2 डालो चाहे -2 डालो, दोनों बार में पेयर आपका कहाँ बन रहा है? 4 पे बन रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू तो बराबर आ रही है 4, लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, ग्राफ भी वही चीज बताता है कि फंक्शन के मान भले ही बराबर हो, अगर एक्स के मान बराबर नहीं है तो वो मैनी वन होता है, और फंक्शन के मान बराबर होने पर एक्स की मान भी बराबर हो तो वन वन होता है। तो जी मैंने आपको न्यूमेरिकली बताया, तो जी मैंने आपको ग्राफिकली बताया है कि अगर वक्र को, किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन की ग्राफ को कोई भी रेखा एक से ज्यादा बार काटती है, कोई भी रेखा एक्स से समांतर रेखाएं एक से ज्यादा बार काटती है तो उसे मैनी बोलते हैं, और एक ही बार काटेगा तो क्या बोलेंगे? वन वन बोलेंगे। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसको एक मेथड से और समझाऊंगा आपको, एक मेथड से और समझाऊंगा आपको। एक मेथड कौन है और आपका, और ये सारी चीजें आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो, तो जितना मैं बोलता रहता हूँ ना बीच बीच में, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करा करें, मैंने क्या क्या बोला है आपसे। और अगर आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट करते हैं तो चीजें सफिशियंट है आपके पॉइंट, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, एक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेथड। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि जब आप लोग 12th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज माने होता है बढ़ना, वर्धमान, और डिक्रीज माने होता है घटना, ह्रासमान। तो अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन द सेंस वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा होगा उस ग्राफ में वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, कोई भी ग्राफ ऐसा है कि जैसे जैसे मैंने एक्स बढ़ाया वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उल्टा हो जाए, मतलब एक्स के साथ बढ़ने पर वाई बढ़ता ही जाए, मतलब इंक्रीज हो,
ठीक है ना। या कोई ऐसा ग्राफ हो कि भले ही मैंने क्या किया वहां पे एक्स बढ़ाया, जैसे मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो इन चारों पॉइंट में जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। ए और बी पे देखा जाए तो बी पर एक्स ज्यादा है, बी और सी पे देखा जाए तो सी पर एक्स और ज्यादा हो जाएगा, सी और डी पर देखा जाए तो एक्स और ज्यादा हो जाएगा। इन सारे पॉइंट पे अगर चर्चा की जाए तो एक्स का मान ए से बी जाने पर बड़ा, बी से सी जाने पर और बड़ा, सी से डी जाने पर और ज्यादा बड़ा। ठीक है, लेकिन बाई आपका कम हो रहा है क्योंकि अपन लोग डाउन में जा रहे हैं, तो बाई आपका कम हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, या तो फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा हो या फंक्शन आपका डिक्रीज, ये इंक्रीजिंग है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने वर्धमान, और ये आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने घटना। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए पे देखा जाए, बी पे देखा जाए, सी देखा जाए, डी देखा जाए, ई देखा जाए, जैसे ए से बी की कंपेयरिंग में एक्स भी बढ़ गया और वाई भी बढ़ गया, बी से सी की कंपेयरिंग में एक्स बढ़ गया, वाई बढ़ गया, यहाँ पे भी एक्स बढ़ गया, वाई बढ़ गया, एक्स बढ़ गया और वाई बढ़ गया। तो इस ग्राफ में देखा जाए एक्स के बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए एक्स के बढ़ने पर वाई घट रहा है। तो जब एक्स बढ़ने पर वाई बढ़े, एक्स बढ़े, वाई बढ़े, वाई बढ़े, दोनों बढ़े, दोनों बढ़े, तो उसको मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग। ठीक है, एक बढ़े, एक घटे, मतलब उल्टा देखोगे तो फिर वाई बढ़ेगा और एक्स घटेगा। तो मैंने क्या बोला, एक बढ़े और एक घटे, एक बढ़े और एक घटे, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, तो उसको बोला जाता है डिक्रीजिंग। यहाँ पे दोनों बढ़े, दोनों बढ़े, या अथवा दोनों घटे, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों घटे। दोनों घटे कैसे, उल्टा जाओ, तो ई से डी पे आओगे, एक्स भी घट गया और वाई भी घट गया, डी से सी आओगे तो एक्स घट गया और वाई घट गया। जी अगर आपको समझ में ना भी आए तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ। खैर, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और जिन्होंने 6 चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब जब 6 चैप्टर पढ़ लोगे तो इसकी अहमियत अहमियत समझ में आएगी, अभी इसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन आपका वन वन होता है। क्या होता है, वन वन होता है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानते कैसे हैं, तो इसके लिए डेरिवेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट। क्लास 11 में आप लोगों ने डेरिवेटिव तो पढ़ी है, अवकलन। तो डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो मोर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, मोर देन जीरो पर फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है, ऊपर की ओर एरो के इंक्रीजिंग, नीचे की ओर एरो को डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होता है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होता है। पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव पे डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है किसी फंक्शन का अवकलन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन का अवकलन डिक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फंक्शन को वन वन बोला जाता है। मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा सा हाई हो गया, मुझे भी लग रहा था कि मैं इसको ना बताऊं, क्योंकि मेरे मन में नहीं बात समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि बता दूं। खैर, तो मैंने बता दिया। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसको वन वन बोला जाता है। खैर, इस टाइप से भी क्वेश्चन, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन तभी अच्छे से हो पाएंगे या जल्दी हो पाएंगे जब आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि कोई ग्राफ ऐसे इस प्रकार से हो, ऐसा, तो आप इसको क्या बोलोगे, जैसे यहाँ से यहाँ जाने पर एक्स बढ़ा वाई बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर एक्स तो बढ़ गया लेकिन वाई घट गया, फिर यहाँ जाने पर एक्स बढ़ गया वाई बढ़ गया। तो ऐसे ग्राफ को, जब जिस ग्राफ में क्या है कि उतार चढ़ाव दोनों चीजें होने लगे, बड़े घटे, बड़े घटे, बड़े घटे, मतलब बढ़ भी रहा घट भी रहा, बढ़ भी रहा घट भी रहा, बढ़ भी रहा घट भी रहा, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन। क्या बोला जाता है, मैनी वन, मैनी वन। जैसे मैंने अभी साइन का ग्राफ बनाया था, तो किस प्रकार से बना, बना था ना, ऐसे बना था, है ना, पैराबोला इस टाइप से गया था। यहाँ पे देखो अलग चीजें थी और यहाँ पे अलग थी, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, घट गया फिर बढ़ गया। तो क्या था, जब घटना और बढ़ना एक साथ होने लगे, इंक्रीज भी होने लगे और डिक्रीज, जब दोनों चीजें एक साथ होने लगी, तो वो चला जाता है मैनी वन में, क्या में चला जाता है, मैनी वन में। और जब केवल या तो दोनों बढ़े या दोनों घटे, दोनों बढ़े, दोनों घटे, या एक बढ़े और एक घटे, एक बढ़े और एक घटे, किसी ग्राफ में ऐसा ना हो कि कुछ समय तक वो बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, साइन के साथ ऐसे ही तो हो रहा था, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, तो उसमें क्या हो रहा था, बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा।
अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बढ़ भी रहा, घट भी रहा, बढ़ भी रहा, घट भी रहा, बढ़ भी रहा, घट भी रहा। बात समझ रहे हो ना? तो ये गलत है फिर, या तो बढ़े या फिर घटे, या तो बढ़ता ही रहे या फिर घटता ही, या तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता रहे या फिर नीचे की ओर जाता है। एक चीज होनी चाहिए, या तो ऊपर की ओर ही जाए या नीचे की ओर जाए, या तो बढ़े या फिर घटे। ठीक है, तो ऐसे वक्र को यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेस हो, या तो इंक्रीज वाला हो या फिर डिक्रीज वाला हो, एक प्रोसेस हो, या तो ग्राफ बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। जैसे रेखा वाले ग्राफ की बात की थी, तो जैसे रेखा का मैंने डायग्राम बनाया था, तुझे क्या है, हमेशा बढ़ रहा है ना, उल्टा देखोगे तो हमेशा घट रहा। भाई यहाँ से ए से जैसे हम बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी, तो दोनों चीजें बढ़, और बी से ए जा रहे हैं तो दोनों चीजें घट रही हैं। जैसे आप सीढ़ियों पे जाते हो, तो नीचे से ऊपर जाने पर अब क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो चीजें बढ़ रही हैं, और नीचे की ओर जा रहे हैं तो चीजें घट रही हैं। तो वही चीज है, अगर ए से बी जा रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, बी से ए आ रहा है तो दोनों चीजें घट रही हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रोसेस एक होना चाहिए, या तो बढ़ता हो या फिर घटता हो। तो प्रोसेस अगर एक ही है, प्रोसेस कैसा है, एक ही है, या तो इंक्रीजिंग वाला प्रोसेस हो या फिर डिक्रीजिंग वाला प्रोसेस हो। इंक्रीजिंग का हिंदी होता है वर्धमान, और डिक्रीजिंग का होता है ह्रासमान। तो प्रोसेस अगर एक ही है तो उसको बोला जाता है वन वन फंक्शन। और प्रोसेसिंग में क्या होने लगे, दोनों चीजें आने लगी, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, दोनों चीजें अगर आने लगी तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। ठीक, मुझे लगता है कि जी वाला टाइप थोड़ा हाई कर दिया मैंने, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करना, कॉपी बनाना तो उसमें नोट जरूर करना, क्योंकि आगे जब आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लेंगे तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने आज आपके साथ चार टाइप डिस्कस किए, वन वन, मेनी वन, वन टू, इन टू। वन टू में क्या था, रेंज कोडोमेन बराबर था, इन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं था। वन वन में फंक्शन को बराबर करने पर एक्स की वैल्यू बराबर थी, मेनी वन में एक्स फंक्शन को बराबर करने पर एक्स की वैल्यू बराबर नहीं थी। ठीक है, इसके बाद मैंने ग्राफिकली मेथड बताया, उसके बाद मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला मेथड बताया। चलिए, अभी फंक्शन का टाइप खत्म नहीं हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।